बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जैसा कि तवक्को थी, अमेरिका की यहूदी लॉबी खुलकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मैदान में आ गई है और ज़ल्मे खलीलज़ाद ने जो ट्वीट जारी किया है उसमें 3 वाज़ेह धमकियाँ दी गई हैं। इससे पहले कभी किसी अमरीकी ओहदेदार ने, अगरचे ये ज़ल्मे खलीलज़ाद अमरीकी ओहदेदार नहीं है, लेकिन इससे पहले सिफारती पोजीशन के हामिल किसी भी अमरीकी शख्स की तरफ से पाकिस्तान को इस तरह की धमकियाँ नहीं दी गई थी। और ज़ल्मे खलीलज़ाद के यहूदी लॉबी होने के बारे में मज़ीद कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। सबको इल्म है कि रिपब्लिकन पार्टी की एंटी पाकिस्तान लॉबी का ये सर-ए-ख़ैल है और ये वो शख्स है जो है तो अफ़गान निजात, लेकिन इसकी बीवी शिरल यहूदी है और इसके बेटे भी यहूदी हैं जो अपने नाम के साथ बाप का नाम नहीं लगाते बल्कि अपनी माँ शिरल का नाम उसके साथ लगाते हैं, क्योंकि यहूदियों में ये रवायत है कि वो अपने बाप से मंसूब नहीं होते, वो अपनी माँ से मंसूब होते हैं। तो ज़ल्मे खलीलज़ाद ने जो कुछ दिन पहले भी एक ट्वीट में उन्होंने इमरान खान की फेवर की थी। अब उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई इक़दाम करने से बाज रहे, वरना पाकिस्तान को, अब मुलाहज़ा कीजिएगा उसके ये 3 पॉइंट्स हैं, सियासी, इक़्तिसादी और सिक्योरिटी ख़तरात का सामना करना पड़ेगा। इक़्तिसादी ख़तरात की तो उसने वजाहत कर दी कि IMF से हम किस्त जारी नहीं होने देंगे, ये उसमें लिखा है आगे। और सियासी ख़तरात ज़ाहिर अदम इस्तेकाम, खाना जंगी, और सिक्योरिटी ख़तरात यानी पाकिस्तान का वजूद ही ख़तरे में पड़ जाएगा। पाकिस्तान को ख़त्म करने की गोया कि ये बिलवास्ता अल्फाज में एक धमकी है, ऐलान है कि हम पाकिस्तान को ख़त्म कर देंगे। और मैं फिर आपको याद दिला दूं कि ये वही लॉबी है जिसने पाकिस्तान का एक स्मार्ट नक्शा तैयार किया हुआ, जिसमें आज़ाद कश्मीर भी नहीं है, जिसमें पुख्तूनख्वा भी नहीं है, जिसमें बलूचिस्तान को एक अलग मुल्क की हैसियत दी गई है और बाकी मादा पाकिस्तान सिर्फ सिंध और पंजाब के नक्शे पर मुश्तमिल है। और ये लॉबी इसके लिए, इमरान खान के लिए, अब पूरी तरह नंगी होकर सामने आई है। IMF की बात के बाद तो पाकिस्तान के लिए माशी मुश्किलात ज़ाहिर वाज़ेह हो गई हैं, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान ने अब आखिरी राउंड करने का फ़ैसला किया है कि IMF से मदद मिलती है कि नहीं मिलती। लेकिन ये एक ताकतवर लॉबी तो है ये ज़ल्मे खलीलज़ाद की, जिससे अंदाज़ा होता है कि IMF शायद किस्त ना दे। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की फ़ौज और हुकूमत को कोई मुतबादिल ज़रिया अपनाने के लिए ज़्यादा इक़दामात की ज़रूरत होगी, और ये मुतबादिल ज़रिया हमारे पास मौजूद है चीन की सूरत में। लेकिन हमने CPEC को होल्ड करके रखा हुआ है सिर्फ इसलिए कि अमेरिका हमें किस्त दिलवा दे। अब अगर अमेरिका बिल्कुल सामने, अमेरिका की ये लॉबी बिल्कुल सामने आ गई है, तो फिर हमें चीन की तरफ इन्हिसार बढ़ाने के लिए CPEC पर बंद काम को चलाना शुरू करना पड़ेगा, उसे बहाल करना पड़ेगा। और शहबाज शरीफ साहब और जरदारी साहब को ये हमारी दरख्वास्त है कि वो हिम्मत से काम लें और CPEC पर काम चालू करवाएं। क्योंकि अब और कोई उम्मीद नहीं है, चीन की तरफ से मदद मिलेगी तो फिर सऊदी अरब से भी हमें मदद मिल सकती है और इस तरह हम IMF की साजिश को नाकाम बना सकते हैं। तो नाज़रीन, ये इमरान खान का सारा अब जो है वो बैकग्राउंड खुल गया है। और कल मैंने उनके एक अज़ीज़ इनामुल्लाह खान नियाज़ी का एक क्लिप देखा, जो TV प्रोग्राम में बैठकर उन्होंने कुछ बात की है। उन्होंने कहा है कि इमरान खान यहूदियों का एजेंट है और इसका एजेंडा और इसका असल चेहरा जो भी है वो अभी तक 10 से 20% तक पब्लिक के सामने आया है, बाकी 80% सामने आएगा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उन्होंने गोल्डस्मिथ के किरदार की भी वजाहत की और भी कई बातें बताई और कहा कि बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो मैं आपको नहीं बता सकता। उन्होंने TV मेज़बान से कहा कि मैं आपको इनफरादी तौर पर अलग से तन्हाई में मिलकर वो तफसीलात बता सकता हूँ, TV पर वो तफसीलात नहीं बता सकता। एटम बम फेंक दिया जाए, इमरान खान से पूछा जाए जी आप, वो कहेगा मेरा क्या, मेरा हिस्सा किधर गया। वो ये नहीं सोचेगा कि पाकिस्तान तबाह हो रहा है, वो कहेगा मेरा हिस्सा किधर गया, जो मैं मांग रहा हूं वो मुझे मिल रहा है या नहीं मिल रहा। दूसरी बात, PDM की सारी जमातों को मैं कह देना चाहता हूं, पैगाम कान खोल के सुन ले, अभी तक इमरान का आपने 10, 15, 20% फेस देखा है। ओह माय गॉड। अभी 80% फेस इमरान का सामने आना बाकी है। ओह माय गॉड। मैं डॉक्टर साहब के दिन पर्सनल मुलाकात में मैं आपके सामने वो हकीकतें रखूंगा
جن کو کہ عمران تو چھوڑ دنیا کا کوئی بندہ ڈینائی نہیں کر سکتا. آئی ایم وٹنس ٹو دیٹ. آئی وٹنس. عمران صاحب سے پوچھیں ازابل نائٹ کلب کون سی جگہ تھی اور کون ہوتا تھا وہاں پہ اور کس کی میٹنگ ہوتی تھی 93-94 میں. یہ فنڈنگ کہاں سے ہوئی ہے؟ گولڈ سمتھ نے کتنے ارب روپے پاکستان میں کس ذریعے سے بھجوایا ہے؟ پوچھ کے بتا دیں مجھے عمران سے. عمران کا تعلق اس فیملی میں کس سے پہلے پیدا ہوا یہ بھی بتا دیں. یہ بھی بتا دیں. ازابل نائٹ کلب کے اندر جو لندن کا ٹاپ کا سینٹر نائٹ کلب ہے جس میں ہم جایا کرتے تھے اس میں کس کا ہیڈ کوارٹر تھا؟ گولڈ سمتھ کس کو ہیڈ کرتا تھا؟ مجھے پوچھے بتا دیں. کوشچن ہے ڈاکٹر صاحب دس از اے ویری لانگ اسٹوری جس کے بڑے خوفناک بیک گراؤنڈ کے ساتھ یہ شروع ہوتی ہے. میں آج تک اس لیے نہیں بولا یہ کچھ ایسی چیز تھی میرے پاس پرسنل لیول پہ تھی. میں انٹرنیشنل لیول پہ آ کے اس کو چیلنج کر سکتا ہوں اور کروں گا. میں اس کو اسٹرپ آف کروں گا ان چیزوں میں جو ابھی تک ہڈن آ رہی ہیں. کب کریں گے سر؟ اب تو جس دن ڈاکٹر صاحب حکم کریں گے میں کر. اس دوران ناظرین پی ٹی آئی نے امریکی اس ریپبلکن لابی کے ساتھ اپنی ملاقاتیں تیز کر دی ہیں اور پرسوں انہوں نے وائٹ ہاؤس کے باہر ایک مظاہرہ کیا ہے جس میں پاکستان کے خلاف پاکستان کی آرمی کے خلاف بڑی گندی بکواس کی ہے. وہ ایک بھگوڑا اینکر جس نے اپنے مردہ باپ کی لاش کا اس کے ہاتھ کا انگوٹھا جو تھا وہ سیاہی میں لگا کر اپنی جعلی کاغذات پر اس سے دستخط کرانے کی کوشش کی اور اس جرم میں پکڑا بھی گیا. دبئی کی جیل میں بھی رہا. وہ پاکستان کا پرانا دشمن ہے معید پیرزادہ. اس نے وہاں پاکستان کے خلاف پاکستان کی فوج کے خلاف آرمی چیف کے خلاف بڑی گندی بکواس کی. اور ناظرین آپ کو حیرت ہوگی کہ بالکل یہی بکواس جو معید پیرزادہ نے کی جو پی ٹی آئی کے دوسرے لیڈر کرتے ہیں اور یہ امریکہ میں پی ٹی آئی کا عملاً سربراہ ہے ڈاکٹر عاصم محمود قادیانی. اس نے بھی ایک پاکستان کے خلاف ایک بکواس پر مشتمل ایک ویڈیو کلپ چلایا ہے. تو یہ ساری باتیں جو لوگ کر رہے ہیں آپ کو حیرت ہوگی. آپ انڈیا کی ٹی وی سنیں وہاں بی جے پی کے حامی جو میڈیا ہے اور اتفاق ایسا ہے کہ اب انڈیا کی ٹی وی چینلز کی میجارٹی جو ہے وہ بی جے پی کے کنٹرول میں ہے. تو بی جے کے کنٹرول والے ان ٹی وی چینلز پر پاکستان کے خلاف مین وہی بکواس کی جاتی ہے جو پی ٹی آئی جہاں کر رہی ہے. وہی چیز عمران خان کر رہا ہے, وہی چیز بھارتی ٹی وی کر رہے ہیں, وہی چیز یہ یہودی لابی کا زلمے خلیل زاد کر رہا ہے. تو قدر مشترک بات سمجھ میں آ جاتی ہے اور یہ ایک خطرہ ہے. ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کی دوسری اہم خبر جو ہے وہ پاکستان کے چیف جسٹس عمر عطیہ بندیال کا وہ ایک ریمارکس ہیں جو انہوں نے کسی کے پولیس افسر کے تبادلے کے کیس میں دیے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ آڈیو لیکس جو ہو رہی ہیں یہ ان کا مقصد پاکستانی عدلیہ کو بدنام کرنا ہے. ہم صبر و تحمل سے اس کو ناکام بنائیں گے. ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے, ہم ان کو کوئی ویلیو نہیں دیتے. ان کے ارشادات اپنی جگہ درست, لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان آڈیوز نے ایک تہلکہ مچا دی ہے اور پاکستان کے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کے بارے میں سنجیدہ سنگین سوالات کھڑے کر دیے ہیں محض یہ کہہ دینے سے کہ ان کی کوئی اہمیت نہیں, ان کی اہمیت ختم نہیں ہو جاتی. اصولاً چیف صاحب کو چاہیے کہ وہ ان کا از خود نوٹس لیں, کمیشن بنائیں, تحقیقات کرائیں, ان آڈیوز کی فورنزک کرائیں اور ان آڈیوز میں جو الزامات لگائے گئے ہیں 4 ججوں پر, 3 جج سپریم کورٹ کے اور 1 جج ہائی کورٹ کا چیف, ان پر جو سنگین ترین الزامات لگائے گئے ہیں اور ان الزامات کے ساتھ بہت سارے شواہد کو بھی بتایا گیا ہے. تو ان سب کی تصدیق ہونی چاہیے. اگر یہ جھوٹ ہے تو پھر اس جھوٹ کے پھیلانے والوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے, اور اگر یہ سچ ہے تو ان 4 ججوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے, کیونکہ یہ 4 جج جو ہیں انہوں نے عدلیہ کی جو ساکھ ہے اور اس کا جو اعتبار ہے اس پر انہوں نے گویا کہ ایک قسم کی منفی مہر لگا دی ہے. ان کے بارے میں بہت سارے قصے مشہور ہیں, بہت سارے واقعات سامنے آئے ہیں. ایک جج کے بارے میں 15 ارب روپے کے فائدے کی بات کی گئی ہے اور ایک جج کے بارے میں اس سے بھی زیادہ مالیت کے فائدے کی بات کی گئی ہے, اور کہا گیا ہے کہ یہ 4 جج پیسے لے کر عمران خان کے حق میں فیصلے کرتے ہیں. اگر یہ الزام جھوٹا ہے تو اس کی
पूरी तहकीकात होनी चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट ये तहकीकात नहीं कराती तो पार्लियामेंट को तहकीकात करानी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का अहम तरीन इदारों में से एक इदारा हमारी अदलिया इस गिरदाब में फंस गई है कि जिसके बाद इसके किसी फैसले का एतबार नहीं रहेगा। और ये सवाल भी अपनी जगह है कि जो सबसे ज़्यादा इल्ज़ामात जिस जज पर लगाए गए हैं मुज़ाहर अली नकवी, उसके ख़िलाफ़ 3-4 रेफरेंस अब पेश हो चुके हैं और ताज़ा रेफरेंस में इस ऑडियो टेप्स के शवाहद भी शामिल किए गए हैं। तो सवाल ये है कि इन रेफरेंस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? रेफरेंस को दबाकर जिस तरह ये लोग बैठ गए हैं उससे शकूक में इजाफा होता है और तस्दीक होती है कि ऑडियो लीक्स में जो कुछ कहा गया है वो सच है, वरना इस रेफरेंस को फौरी तौर पर कार्रवाई के लिए शुरू किया जाता है। जिस तरह के काजी फाइज ईसा के ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर होते ही कार्रवाई बिला ताख़ीर शुरू हो गई थी, अगरचे उसमें से निकला कुछ नहीं था, सारे इल्ज़ाम झूठे साबित हुए, काजी फाइज ईसा सुरखरू साबित हुए, लेकिन वहाँ एक मिसाल कायम की गई कि रेफरेंस दायर होते ही इस पर कार्रवाई शुरू हो गई। तो अब इन रेफरेंसेस को दायर किए हुए कितने हफ्ते गुजर गए हैं, लेकिन अभी तक इन पर कार्रवाई शुरू नहीं हो सकी। नाज़रीन, इस दौरान ये इतलात भी मिल रही हैं कि वो जज जो ट्रक वसूल करने से इनकार करते हैं उन्हें TTP की तरफ से धमकियाँ दी जा रही हैं और ख़तरनाक किस्म की बीवी बच्चों समेत कत्ल करने की ये एक ख़बर चल रही है। तस्दीक शुदा है या नहीं है ये अलग बात है, लेकिन इस खबर की भी तस्दीक होनी चाहिए। तो नाज़रीन, इस माजरे से हमें वो मामला याद आ जाता है जो सेंट्रल अमेरिका यानी जो मुल्क जो अमेरिका का मुल्क है उसके नीचे जो बर्र-ए-आज़म अमेरिका के बाकी मुल्क है जिनको वस्ती अमेरिका कहा जाता है, मेक्सिको वगैरह, ये 6-7 मुल्क हैं, इन पर बड़ा अरसा ड्रग कार्टल्स का राज रहा है और उस दौरान कोई जज इनके ख़िलाफ़ फ़ैसले नहीं दे सकता था। अगर कोई जज फ़ैसला करता था इनके ख़िलाफ़ तो उसे बीवी बच्चों समेत कत्ल कर दिया जाता था। ये वही टेक्नोलॉजी है जो PTI और TTP ने अब पाकिस्तान में मुतारफ़ करने की कोशिश की है, लेकिन उन्हें याद होगा कि फिर उन कार्टल्स का अंजाम क्या होगा। वो बहुत ही भयानक मौत मारे गए थे। एक कार्टल के सरबराह को जंगल में ले जाकर पहले उसका पाँव काटा गया, फिर टांग काटी गई, फिर घुटना काटा गया, फिर रान काटी गई, फिर दूसरा पाँव काटा गया, फिर दूसरे पाँव की हड्डियाँ काटी गई, फिर बाजू काटे गए और आखिर में वो जिंदा लाश बने कार्टल हेड का गला भी काट दिया गया। तो इस तरह का अंजाम वहाँ हुआ था, तो यहाँ ये अपने अंजाम से कैसे बच सकते हैं? बहरहाल हुकूमत को चाहिए कोई इस मामले की तहकीकात कराए कि क्या जजों को धमकियाँ देने की खबरें सही हैं या गलत है। अगर सही हैं तो इस बारे में तवज्जो दे, उन जजों को तहफ़्फ़ुज़ दे जो ट्रक वसूल करने से इनकार करते हैं। नाज़रीन, एक छोटी सी खबर ये है, ज़मान पार्क में इन लोगों की हाज़िरी बहुत कम रह गई है और PTI के लीडरों ने शाह महमूद कुरैशी ने इमरान खान को मशवरा दिया है कि चूँकि ज़मान पार्क में ये लोग जो हैं हमारे मुहाफ़िज़, आपके अक़ीदतमंद, आपके आशिक जो हैं इनकी तादाद कम हो गई है, लिहाजा ये अब महफूज मुकाम नहीं रहा, अब आप किसी और मुकाम की तरफ कूच करें। और मुकाम फिर क्या हो सकता है बनी गाला के सिवा? बनी गाला को पहले ही इमरान खान गैर महफूज समझता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि बनी गाला ज़मान पार्क के बरक्स एक दूर दराज इलाके में है जहाँ हर वक्त हज़ारों का सैकड़ों कारकुनों की आमदोरफ़्त जारी नहीं रह सकती, जबकि ज़मान पार्क एक ब्लैक मेलिंग पोजीशन पर था, क्योंकि वहाँ से लोग निकलकर जब चाहे माल रोड को बंद कर देते थे और जब चाहे वहाँ कोई हंगामा खड़ा कर सकते थे। ताज़ा डेवलपमेंट की वजह पंजाब हुकूमत का ये ऐलान है कि उन्होंने बलवाइयों के ख़िलाफ़ पुलिस को पूरे इख्तियारात दे दिए हैं, फ्री हैंड दे दिया है कि बलवाइयों से फ़ौरन निपटो। इस ऐलान के बाद PTI के लोग खौफज़दा हो गए हैं और ख़ास तौर पर जो गिलगित और पख्तूनख्वा से वहाँ जो किराए के लोग आए थे, किराए के लोग और TTP के लोग, TTP के 6 आदमी तो पकड़े भी गए ना, उनकी गुफ्तगू भी रिकॉर्ड हो गई है कि वो ज़मान पार्क में बैठकर TTP की मरकज़ी क़यादत से राब्ते में थे। तो ये लोग वहाँ से उनकी अक्सरियत चली गई है और यही लोग थे इनका बाजू शमशीर जन, जो लाहौर से जो कारकुन थोड़े बहुत इनके आते थे वो तो ज़ाहिर लाठी पुलिस की एक लाठी की मार नहीं है। ये TTP के और किराए के लोग थे जो मुकाबला करते थे। तो उनके जाने के बाद ज़मान पार्क वाकई इमरान खान के लिए गैर महफूज हो गया है। अब मुझे नहीं पता कि ये नहूसत उज़्मा ज़मान पार्क से अगर निकलेगी तो कहाँ जाकर ये दफ़ा होगी, कहाँ जाकर ये अपना अड्डा लगाएगी। तो इमरान खान के लिए तो मायूसी का सिलसिला चल रहा है। इसकी ज़मानत मनसूखी का फ़ैसला FIA ने चैलेंज कर दिया है, इलेक्शन कमीशन एक्टिव हो गया है। इन सब बातों को छोड़िए, बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जो पसी पर्दा कामयाबी की तरफ और पेशकदमी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये चीज़ें आस्ता आस्ता
اپنی رفتار تیز کریں گی، انفولڈ ہوں گی۔ اور ناظرین، آخر میں یہ ایک چھوٹا سا تبصرہ احترام کے ساتھ، چیف جسٹس نے کہا ہے کہ اگر الیکشن غیر شفاف ہونے کا ہمیں پتہ چلا، اس میں بدنیتی کا پتہ چلا، تو ہم مداخلت کریں گے۔ 2018 سے زیادہ غیر شفاف الیکشن پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوئے، اس پر عدلیہ نے کوئی کارروائی نہیں کی۔ تو اب یہ کون سے انتخابات ہیں جن کے غیر شفاف ہونے کا پیشگی اندازہ فاضل چیف جسٹس صاحب نے لگایا ہے؟ یہ ایک حیرت کی بات ہے۔ اور کیا یہ عمران خان کا بھی بیانیہ نہیں ہے کہ ہمیں الیکشن کے غیر شفاف ہونے کا خطرہ ہے، بلکہ ہمیں تو یہ بھی خطرہ ہے کہ الیکشن ہی نہیں ہوں گے؟ تو یہ ایک عجیب و غریب اتفاق ہے جس پر آپ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔